दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों साल 2001 में यानी आज से 23 साल पहले एक फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था लव के लिए कुछ भी करेगा। आज उसी तर्ज पर 2024 में भी एक फिल्म अघोषित रूप से ही रिलीज भी हो रही है और चल भी रही है, बिना सेंसर सर्टिफिकेट के रिलीज होकर चल रही है। और उस फिल्म को आप आज के कथानक के दौर में देखें, परिस्थितियों के दौर में देखें, तो उस फिल्म का नाम क्या हो सकता है? वोट के लिए कुछ भी करेगा। तब जो फिल्म आई थी लव के लिए कुछ भी करेगा, और आज यही फिल्म यदि नए तर्ज पर बनती तो उसका नाम शायद यही होता, वोट के लिए कुछ भी करेगा। वोट के लिए किसी भी तरह की परिस्थिति में देश को झोंक दो, वोट के लिए तमाम सांप्रदायिक तत्वों का इस्तेमाल जैसे हो सकता है करना शुरू कर दो। आज देश इसी परिस्थिति में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस परिस्थिति को यदि बहराइच की घटना जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, वहां जो घटना हुई है, उस परिस्थिति में भी आप देख सकते हैं एक केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, बिहार के सेंसिटिव इलाकों में वो अपनी एक यात्रा लेकर निकल रहे हैं, अदालत रूपी प्रोग्राम में भी जा रहे हैं गोदी मीडिया चैनलों पर, और उसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में जाकर यह भी बयान दे रहे हैं कि मैं तो किशनगंज से लड़ना चाहता था, भले ही मेरी जमानत जब्त हो जाए। आप इसी चश्मे से सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के साथ खासकर जो घटना हुई है उसको भी देख सकते हैं। और इस संदर्भ में देश के 3 महत्वपूर्ण लोगों के बयान को भी आप देख सकते हैं। एक तो प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, उनकी बात क्या ही कही जाए। उनका बयान सांप्रदायिकता को लेकर, कौन बंट रहा है, कौन किसको बांट रहा है और कौन किसको नहीं बांट रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, क्या बयान है? बटेंगे तो कटेंगे, और बांग्लादेश की याद दिलाई जा रही है कि वही हालत होगी। तीसरी तरफ कमोबेश इसी तरह के अर्थों से जुड़ा हुआ बयान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का भी है। और एक तरफ ये सारे बयान चल रहे हैं, और इन बयानों के साथ साथ आप देखें उसके बाद इस देश में इस तरह की घटनाओं को भी आप देखें कि आखिर अचानक से कैसे बढ़ गई है। बहराइच से जो फुटेज आई आपने देखी, गोपाल मिश्रा नाम का एक नौजवान इसकी भेंट चढ़ गया। गोपाल मिश्रा की वो फुटेज भी आपने देखी होगी, जिसे कथित तौर पर उसकी फुटेज बताया जा रहा है, जिसमें एक घर के ऊपर चढ़कर हरे झंडे को तोड़ रहा है और उसमें उस घर की छत की रेलिंग गिर गई है। उसके बाद की परिस्थितियों में बहुत त्रासद और दुखद अंत हुआ है गोपाल मिश्रा का। लेकिन यह अकेला वाकया नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही भीड़ के द्वारा इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के साथ क्या हुआ था, महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी के साथ क्या हुआ है, और देश के अलग अलग हिस्सों में आप देखें तो माहौल को कैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। जब से 4 जून को लोकसभा चुनाव का नतीजा आया और उसके बाद से ऐसा लगा कि इस देश में सामाजिक न्याय की धारा की राजनीति सांप्रदायिकता की राजनीति को दबाती जा रही है या दबाने की दिशा में आगे बढ़ गई है। उसके बाद से नए तरह का मॉड्यूल और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला बयान सब कुछ आ रहा है, और इसी बीच ये सब भी चल रहा है। आखिर ये परिस्थिति 4 जून के बाद कैसे बनी है, किसने बनाई है, क्यों बनाई है? और हरियाणा चुनाव के बाद जब वोट प्रतिशत करीब करीब बराबर दिखा है, तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में जहां चुनाव है, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली आने वाले समय में है, बिहार का चुनाव है, क्या इन सब को मद्देनजर रखते हुए माहौल को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है? इस देश का निर्माण 15 अगस्त 47 को ही नहीं हुआ था। इस देश की साझी विरासत और साझा संस्कृति का निर्माण सदियों से चल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा के साथ चल रहा है। हमारे उपनिषदों में जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की बात कही गई है, वहां से चल रहा है। लेकिन आजकल चुनावी हिंदुत्व की बात करने वाले लोग एक बिल्कुल अलग फ्लेवर के साथ राजनीति क्यों करना चाहते हैं? राजनीति समाज को जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं।
राजनीति समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए होती है, किसी को मुख्य धारा से वंचित करने के लिए नहीं होती है। कपड़ों से लोगों की पहचान करने के लिए राजनीति नहीं होती है। और इन सब से आगे बढ़कर एक नई परिस्थिति को देखें तो मई जून में शिमला बना देने की बात भी आपने सुनी होगी, बलवाइयों को उल्टा टांग देने की बात भी आपने सुनी होगी, जो देश के गृह मंत्री बिहार दौरे पर पिछले वर्ष कह रहे थे। लेकिन क्या हो गया? कौन बलवाई उल्टा टांगा जा रहा है? सब कुछ आप देख रहे हैं। और जब ये सब हो जाता है तो एक आईपीएस अधिकारी को आपने देखा होगा कि कैसे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनकी एक फुटेज वायरल होती है या कराई जाती है। बहराइच में ही हुआ है। लेकिन उन सबसे बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न यही है कि आखिर ये नौबत क्यों आई है। अब इस परिस्थिति को समझने के लिए 1990 को के दौर में वापस चलते हैं। 34 साल पहले क्या हुआ था? 1990 में रामो वामो की सरकार चल रही थी केंद्र में। प्रधानमंत्री पद पर विश्वनाथ प्रताप सिंह आसीन थे और सरकार की दो बैसाखियां सरकार का समर्थन कर रही थी। एक लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ वाम मोर्चा। दो अलग अलग दक्षिण पंथ और वाम पंथ की बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार, जिसे अपनी स्थिरता को लेकर कोई भरोसा नहीं था, उसने 7 अगस्त 1990 को सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। वर्षों से, तकरीबन एक दशक से धूल फांक रही मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया। उसके बाद क्या हुआ सभी जानते हैं। छात्र सड़कों पर आए, दुखद घटनाएं हुई और आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकाली। बहुत बवाल हुआ। वो यात्रा अयोध्या पहुंच नहीं पाई, समस्तीपुर में ही उसका रथ पंक्चर हो गया, बिहार के समस्तीपुर में। लेकिन एक तरफ जातीय गोलबंदी, दूसरी तरफ उस जातीय गोलबंदी का मुकाबला करने के लिए सांप्रदायिक गोलबंदी। यही कवायद उस दौर में हुई थी और इसलिए हुई थी क्योंकि समाज जातियों के आधार पर अपने अधिकार को लेने के लिए जब आगे बढ़ता दिख रहा था तो उस कास्ट लाइन को ब्लर करने के लिए, उसे फीका करने के लिए चुनावी हिंदुत्व की बिसात रामलला के नाम पर बिछाई गई। रामलला के नाम पर बहुतों को सत्ता मिल गई, जाति की राजनीति पर भी बहुतों को सत्ता मिल गई। लेकिन आज भी इस देश में गरीब बहुत मुश्किल आर्थिक स्थिति का सामना करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहा है। खुद नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा है। लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार यही कर रही है कि 5 किलो राशन के लायक ही इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाकर रख छोड़ा है। तो राजनीति करने के लिए सांप्रदायिकता और जातिवाद, सांप्रदायिकता बनाम जातिवाद की ही राजनीति होगी। सामाजिक न्याय की बात करना कहीं से बुरा नहीं है, वो सांप्रदायिक राजनीति जितना बुरा नहीं है, क्योंकि एक बहुत साफ साफ परिस्थिति इस देश में है कि समाज कई लेयर पर बटा हुआ है। अब तो लेयर की बात छोड़ दीजिए, उसमें कई सारे सब लेयर्स भी हो गए हैं जिसमें समाज बटा हुआ है। आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर, हर आधार पर वंचितों की एक तादाद इस देश में बन गई है। तो वंचितों की तादाद की सही सही गणना के लिए, सही सही पहचान के लिए जाति जनगणना कोई बुरी चीज नहीं है। जाति जनगणना के बाद टारगेटेड ग्रुप तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। पिछले साल बिहार में जब जाति जनगणना कराई गई, बहुत सारी चिंताएं लोगों की थी और खासकर राइट विंगर्स की, दक्षिण पंथी सोच के लोगों की चिंता थी कि सामाजिक वैमनस्य बढ़ जाएगा, समाज बंट जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, कौन सा प्रलय हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। जब आंकड़े सामने आए तो क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या अस्थि पिछड़ा, क्या आदिवासी, क्या अल्पसंख्यक, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं थी, कोई ऐसा लेयर नहीं था जिसके बीच कम से कम 1/4 लोग गरीबी रेखा से नीचे ना हो। 94 लाख परिवार पाए गए कि वहां गरीबी रेखा से नीचे है। इसी के लिए जाति गणना की जरूरत है। लेकिन एक तरफ जब जाति गणना की बात हो रही है, पीडीए की बात हो रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है, और इसके साथ समाज के अलग अलग वर्गों के मुद्दे, पेंशनर के मुद्दे, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे को आप देखें,
अग्निवीर के मुद्दे को देखें, किसानों की एमएसपी गारंटी के मुद्दे को देखें, ये सारे मुद्दे, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को देखें, ये सारे मुद्दे उसके साथ साथ क्लब होते जा रहे हैं। यानी एक तरफ कास्ट आइडेंटिटी ऊपर आ रही है, जिसने उत्तर प्रदेश में एक मजबूत चुनावी नतीजा दिया, और यह पूरे देश में फैलने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो उसके मुकाबले के लिए बटोगे तो कटोगे, यानी अधिकार की बात करने पे बटोगे तो कटोगे। ये कौन सी बात हो गई? अगर कोई पिछड़ा वर्ग अपनी भागीदारी की बात करता है, अगर कोई अति पिछड़ा दलित या आदिवासी वर्ग अपनी भागीदारी की बात करता है, अगर कोई गरीब सवर्ण अपनी भागीदारी की बात करता है, तो क्या सत्ता में बैठे लोग यही करेंगे कि बटोगे तो कटोगे, और फिर माहौल को सांप्रदायिक बनाया जाएगा? बात मूल रूप से इतनी ही है कि एक तरफ सांप्रदायिकता की राजनीति है, और वो सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले लोग कास्ट लाइन की बात करने से, वंचना की बात करने से, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की धारा की बात करने से वैसे ही भड़कते हैं जैसे कोई सांड लाल कपड़ा देखकर भड़कता है। और उसी की काट के लिए किसी न किसी रूप में सांप्रदायिकता का समावेश समाज के भीतर किया जा रहा है। 240 पर सरकार चलाने की आदत नहीं रही है, सरकार तो 272 प्लस पर चलाने की आदत रही है, यानी बहुमत की सरकार चलाने की आदत रही है। चाहे वो 2002, 2007 और 2012 में गुजरात रहा हो, चाहे वो 2014 और 2019 में दिल्ली रहा हो, यानी केंद्र की सरकार रही हो। फिर यहां न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सामाजिक न्याय, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस, ये सारी चीजें कहां होंगी? वो अटल जी के जमाने में होती थी, वो कॉमरेड सुरजीत के जमाने में होती थी, वो मनमोहन सिंह के जमाने में होती थी। आज की तारीख में एकमात्र कोशिश यही होती है कि सांप्रदायिकता एक ऐसी अफीम है, जिसे कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेज, यानी धर्म एक ऐसी अफीम है जिस अफीम को सुंघाकर इस देश में सत्ता कायम रखने की भरपूर कोशिश की जाती है। जनता अपने मुद्दे से भटके रहे, जनता अपने मुद्दों पर ना जाए, चाहे उसके लिए कितने भी बहराइच हो जाए, चाहे उसके लिए कितने भी गिरिराज सिंह कोई भी यात्रा लेकर कहीं भी निकल जाए, चाहे उसके लिए कोई भी अप्रिय घटना करनी पड़ जाए, लेकिन सांप्रदायिकता जारी रहे, समाज के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिशें जारी रहे। आज क्या हो रहा है? मई जून में शिमला बनाने की बात हुई थी, कौन सा शिमला बना हुआ है बहराइच में? 100 बात की एक बात यही है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर उस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस लेवल पर आ जाती है कि एडीजी लेवल का आदमी, उस आईपीएस ऑफिसर फील्ड में उतरता है, कर्फ्यू लगाना पड़ता है, पूरे इलाके में एक तरह से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी होती है, तो यह राज्य सरकार के फेलियर के सिवा और कुछ नहीं है। 2013 में भी मुजफ्फरनगर के हालात खराब हुए, तो अखिलेश यादव का प्रशासन उससे दोष मुक्त नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह 2024 में भी बहराइच के हालात खराब हुए हैं, तो योगी आदित्यनाथ का प्रशासन उससे दोष मुक्त नहीं हो सकता। सांप्रदायिकता बिना सत्ता के संरक्षण के या बिना सत्ता की हीला हवाली के, दोनों में से कोई एक चीज होगी, इसके बिना नहीं आ सकती है। समाज का 90% आदमी चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता। राजनीति करने वाले एलिमेंट्स की छोड़ दीजिए, उन तत्वों को छोड़ दीजिए जिन्हें वोट बैंक की चिंता है, वोट के लिए कुछ भी करेगा ये मानसिकता है, तो वहां यही होगा। क्या होगा? वहां यही होगा कि भैंस उठाकर मुसलमानों को दे देगी फला पार्टी, अमुक पार्टी मंगलसूत्र उठाकर दे देगी किसी दूसरे धर्मावलंबियों को, 4 कमरे घर में है तो 2 कमरे लेकर मुसलमानों को दे देगी। वहां यही राजनीति होगी। 10 साल की उपलब्धियों पर चर्चा नहीं होगी कि क्या खोया क्या पाया। और आज की तारीख में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि काम बोलता है या कारनामा बोलता है, ये जुमला किसके ऊपर लागू होता है? क्या बहराइच के लोग विकास की उस मुख्य धारा को देख पाए हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जिस विकास की मुख्य धारा को पिछले 3 दशकों से नोएडा और गाजियाबाद देख रहा है, क्या बहराइच या पूर्वांचल के लोगों को, आम लोगों को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का हक नहीं है? क्या गिरिराज सिंह जिस इलाके में यात्रा निकाल रहे हैं
उस इलाके के विकास के लिए, उस इलाके की प्रति व्यक्ति आय को बेहतर करने के लिए 10 सालों की सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन सा मील का पत्थर उठा लिया है? कौन सा मील का पत्थर, माइलस्टोन वाला काम किया है? इस सवाल को लेकर क्या कभी गिरिराज सिंह जाएंगे? और उधर बाबा सिद्दीकी के साथ देश की माया नगरी में आर्थिक रूप से हिंदुस्तान की राजधानी माने जाने वाले मुंबई महानगर में जो घटना हुई है, क्या उस घटना के बाद एनडीए की वहां की सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर को जस्टिफाई करने की स्थिति में है? स्वाभाविक है कि नहीं है। सांप्रदायिकता कभी भी समाज को दूसरे ढंग से और दूसरे एंगल से ले जाने के सिवा कोई सकारात्मक एजेंडा लेकर आती नहीं है। लेकिन बावजूद इसके ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप अपने रोजगार के मुद्दे पर ना आए। कल मुझे बैंक के लोगों ने फोन किया, बैंक कर्मचारियों ने, सरकारी बैंक कर्मचारियों ने, कि साहब बहुत दिक्कत है। दिक्कत क्या है? बैंक जाने की टाइमिंग तो तय है, आने की टाइमिंग तय नहीं है। 8 घंटे के बदले 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब नाश्ता, कब खाना, कब लंच, डिनर, कुछ पता नहीं है कि कब होगा। चाय पी के काम चलाना पड़ता है। और बैंकिंग के कामों से इतर टारगेट पूरा करने के लिए दिया जाता है कि टारगेट क्या है? तो टारगेट उनके सामने म्यूचुअल फंड बेचना है बैंक के, टारगेट उनके सामने किसी न किसी स्कीम में पैसा फंसाना है, लोगों को इसके लिए आग्रह करना है। और इन सब के बीच पुराने लोग रिटायर होते जा रहे हैं और उस अनुपात में, जिस अनुपात में बैंकिंग सेक्टर इस देश का बढ़ा, खास करके 90 के दशक और 2000 के पहले दशक में, उस अनुपात में कर्मचारियों की बहाली नहीं हो रही है। एक एक कर्मचारी कहीं 2 कहीं 3 का काम कर रहा है। उस मुद्दे पर आप ना जाएं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आप पेंशन के मुद्दे पर ना जाएं, आप बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर ना जाएं, किसान अपने एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले के मुद्दे पर ना जाएं, और नौजवान अग्निवीर स्कीम को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था को बहाल कराने के मुद्दे पर ना जाएं, रेलवे एनटीपीसी की बहाली की मांग करने वाले लोग अपने मुद्दे की तरफ ना जाएं। इन सब को एक बीमारी की तरह मानते हुए मौजूदा व्यवस्था में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको लग रहा है कि एकमात्र उपाय यही है कि पूरी जनता को, किसी को हिंदू बचाने, किसी को मुस्लिम बचाने भेज दिया जाए। सब अपने धर्म बचाने की तरफ चले जाएं, और जब धर्म बचाने की तरफ वो चले जाएं, उसके बाद क्या होगा? 5 किलो राशन तो है ही, क्योंकि जवानी गुजार दी धर्म बचाने में, और जब कुछ करने की उम्र निकल गई उसके बाद खाते में 500,000 रुपए ले लीजिए और 5 किलो राशन लेकर के घर पे बैठिए, खाइए। यही आपके सामने, यही आपका भविष्य है। और इसी भविष्य के लिए कभी बहराइच होगा, कभी मुंबई होगा, कभी कोई और घटना होगी, कभी दिल्ली का सीलमपुर होगा, तो कभी शाहीन बाग के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का इस्तेमाल सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए करने वाले तत्व सक्रिय होंगे। सहयोग नहीं प्रयोग बनाने वाली मानसिकता के साथ बयान दिया जाएगा। और सब कुछ को एक तरफ किनारे रखकर देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बुलडोजर जस्टिस सिस्टम की बात को सबसे बड़े मोहरे के तौर पर, अमोघ अस्त्र के तौर पर आपके सामने पेश कर वही दिखाया जाएगा जो आप हिंदी फिल्मों में देखते हैं। हिंदी फिल्मों में आप आमतौर पर क्या देखते हैं? ज्यादातर फिल्मों में क्या देखते हैं? वही देखते हैं कि पूरी फिल्म में हीरो को सताया जाता है और अंत में हीरो रिएक्ट करता है। जब फिल्म अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है, यानी जब सिनेमा हॉल की लाइट जलने वाली होती है, उस समय हीरो विलेन को पीट पीट कर अधमरा कर देता है, और उसके बाद लाइट जल जाती है, सीट छोड़कर उठ जाइए और वो अपने पॉपकॉर्न बचा हुआ है तो खाली डिब्बा लेकर के बाहर निकल जाइए। तो वही आपको खाली डिब्बा या पॉपकॉर्न, सांप्रदायिकता के पॉपकॉर्न के साथ सिनेमा हॉल छोड़ने के लिए विवश करने जैसी बात हो रही है। अब देखते हैं इस देश का मिजाज कैसे इसका मुकाबला करता है। याद रखिए, कोई राजनीतिक दल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सिविल सोसाइटी को, आम लोगों को ही इस मानसिकता का मुकाबला करना है। देखते हैं हिंदुस्तान कैसे तैयार होता है। लेकिन आज की हकीकत यही है कि वोट के लिए कुछ भी करेगा, यही इस देश के राजनीतिक दलों का एकमात्र एजेंडा बन गया है। नमस्कार।